गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पाठ गति में ग्राफ का परिचय पढ़ेंगे। ग्राफ को बनाना हमेशा से एक समस्या रहती है सभी बच्चों के लिए, और ये बहुत अच्छे स्तर तक इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आप अगर डिफेंस सर्विस के एंट्रेंस देते हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, एसएसआर के, तो उन एंट्रेंस के पेपर में भी फ़िज़िक्स का ये पोर्शन आता है और उसमें भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आइए देखते हैं ग्राफ होता क्या है। बच्चों, वास्तव में जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में दो अक्ष होती हैं। एक अक्ष जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, और दूसरी अक्ष होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होती है, ऐसे लिखते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और दूसरी होती है हमारी क्षैतिज अक्ष, जिसको कि हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ये वाली जो अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसको हम लोग 90 अंश पर खड़ा प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी जो है वो वर्टिकल एक्सिस है VA, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी ये हमारी क्षैतिज अक्ष है। तो क्षैतिज को हम लोग पृथ्वी के समांतर रखते हैं और ऊर्ध्वाधर उस पर लंब होता है। इसको हमने VA लिखा है और इसको HA लिखा है। ये तो छोटी सी बात हो गई कि ग्राफ में ये जो बिंदु आता है, जो दोनों अक्षों का कटान बिंदु होता है, उसको हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और अंग्रेजी में इसको ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बात देखनी है कि ये जो सफ़ेद रंग से बिंदु हमने बनाया है, ये है मूल बिंदु है, और इसे हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं? O से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बिंदु को क्या कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य नियम होते हैं जो सभी ग्राफ पर कार्य करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे। तो ग्राफ का मूल परिचय हो गया, हम लोग इसी अक्ष पर बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम सरल रेखीय ग्राफ, जैसे ये आपके सामने रखा है, ये सरल रेखीय ग्राफ में देखिए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हमने वेग को रखा है और क्षैतिज अक्ष पर समय को रखा है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वेग को रखा है और क्षैतिज अक्ष पर समय को रखा है। इसी तरह से हम कोई भी सरल रेखीय ग्राफ बना सकते हैं। सरल रेखीय ग्राफ में जैसे कभी भी आप देखें तो ग्राफ में कुछ चीज़ें आपको जाननी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको समझनी होती हैं। सरल रेखीय ग्राफ में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि ग्राफ की प्रवणता, जिसको कि हम लोग हिंदी में ढलान, अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, और हिंदी में इसी को ढलान भी कहते हैं। तो प्रवणता, स्लोप या ढलान तीनों एक ही शब्द हैं। तो प्रवणता, स्लोप और ढलान किसी सरल रेखा के लिए यानी सीधी रेखा के लिए सदैव एक समान होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी प्रवणता हमेशा एक समान होती है, एक समान होती है। अब ढलान की बात अगर आप करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहीं पर ये बना हुआ है, अब इसकी ढलान आपको निकालनी है, तो पहले आप क्षैतिज अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लीजिए, और ये इसका जो झुकाव है इसी को तो ढलान कहेंगे। इस कोण को थीटा कह दिया, और इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो प्रवणता, जिसको कि m से प्रदर्शित करते हैं गणित में, और वो सीधे tan थीटा के बराबर होती है। अगर आप इसको कह दें ये बिंदु A है, ये वाला O है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो त्रिभुज ABC में
आपको पता होगा कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये हमेशा परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि लंब बटे आधार के बराबर होता है। लंब बटे आधार के बराबर होता है। इसका मतलब सीधा हो गया कि ये बी सी बटे ए बी, बी सी अपॉन ए बी के इक्वल है। तो ये इसकी प्रवणता होती है। तो कभी भी कोई भी आपको अगर ग्राफ देखने को मिलता है तो उस ग्राफ में आपको प्रवणता इस तरह से ज्ञात करनी है। दूसरी बात, भौतिक विज्ञान में आपको हमेशा प्रवणता का मात्रक भी निकालना पड़ेगा। तो किसी भी ग्राफ में अगर मान लीजिए प्रवणता निकालनी है तो प्रवणता का मात्रक क्या होगा? वो हमेशा होगा y अक्ष का मात्रक, y अक्ष का मात्रक भागे x अक्ष का मात्रक, x अक्ष का मात्रक। तो आपको y अक्ष के मात्रक में x अक्ष के मात्रक का भाग दे देना है और अब जो मात्रक आएगा वो प्रवणता का मात्रक होगा। जैसे इस ग्राफ में अगर देखें तो इस ग्राफ के लिए अगर हम बात करें इसकी प्रवणता क्या चीज़ दिखा रही है, कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित कर रही है, तो इसका जो प्रवणता का मात्रक होगा वो किसका होगा? y अक्ष का मात्रक यानी कि वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, और भाग करेंगे किससे? समय से। तो ये हो जाएगा समय का मात्रक। अब बच्चों वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक क्या होता है? वो होता है सेकंड। क्या हो गया ये? मीटर प्रति सेकंड की घात 2। और ये किसका मात्रक है? त्वरण का। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ हमारे सामने दिया गया है इसको हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। आगे चल के हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वेग समय ग्राफ में जो प्रवणता आती है वो हमेशा क्या होती है? कौन सी भौतिक राशि है? त्वरण है। प्रवणता कौन सी भौतिक राशि है? त्वरण है। अगर यहीं पर मान लीजिए कि हम y अक्ष पे विस्थापन रख लें, x अक्ष पर समय रख लें। अब यहाँ पर अगर हम ये ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ये सीधी रेखा है, तो इसकी जो प्रवणता आएगी वो कितनी हो जाएगी? प्रवणता का मात्रक निकालेंगे तो विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। इसका मतलब हो गया मीटर प्रति सेकंड। और हमने बताया कि सरल रेखा की प्रवणता सदैव समान रहती है, तो इसलिए यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि विस्थापन है तो हमें वेग लिखना पड़ेगा, दूरी होती तो चाल लिख देते। तो यहाँ पर जो वस्तु है वो इस प्रकार गति कर रही है कि उसका वेग एक समान है। तो वेग के बारे में पता चला क्योंकि प्रवणता वेग है, और एक समान है क्योंकि प्रवणता हमेशा सरल रेखा की एक समान होती है किसी भी ग्राफ के लिए। सवाल आता है कि प्रवणता कितने प्रकार की हो सकती है। तो गणित के हिसाब से प्रवणता को m से दिखाते हैं, और प्रवणता को अंग्रेजी में मैंने बताया स्लोप और हिंदी में ढलान भी कहा जाता है। तो ये इसका मान होता है tan थीटा के बराबर। अब आप जानते हैं कि थीटा के मान कई हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो थीटा जो है वो 0 हो सकता है। थीटा क्या है? x अक्ष की धन दिशा से झुकाव। थीटा x अक्ष की धनात्मक दिशा से धन दिशा से झुकाव, इसको प्रदर्शित करता है। दूसरा हम मान लेते हैं कि जो थीटा है उसका मान 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो सकता है, एक्यूट एंगल न्यून कोण हो सकता है। तीसरे में हमने मान लिया कि थीटा का मान 90 है। चौथा केस ये हो सकता है जहाँ पे थीटा की वैल्यू मोर देन 90 है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, ये केस हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? 0 तभी होती है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो अगर ऐसा ग्राफ आपके सामने आता है, इसका मतलब है ये वाला अक्ष जो है y अक्ष है और ये वाला अक्ष हमारा x अक्ष है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आ रहा है इसका मतलब है ये x स्ट्रेट लाइन x अक्ष के समांतर है, इसलिए इसका कोण 0 है। मान लीजिए कि ग्राफ कुछ कोण पर झुका हुआ आ रहा है और ये वाला कोण अब की बार थीटा है,
और ये थीटा जो है वो कितना है, ये वाले पहले वाले में ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक न्यून कोण बन रहा है थीटा। अभी अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ इस तरीके का बनाएं जिसमें कि जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है वो कुछ इस तरह से होकर के गई है कि वो y अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है या x अक्ष पर अभिलंबवत है, y के समांतर है या x के अभिलंबवत है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 अंश है। थीटा मोर देन 90 के लिए क्या होगा, वस्तु को, ये ग्राफ को इस तरीके से झुकना पड़ेगा, क्योंकि धन दिशा से ही कोण लिया जाता है, इसलिए थीटा जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये 4 केस हमारे सामने मौजूद हैं। सारे के सारे ग्राफ सरल रेखीय हैं, इसलिए ध्यान रहे, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या, सरल रेखा ऐसा वक्र है, ऐसा वक्र है जिसकी प्रवणता स्थिर रहती है, जिसकी प्रवणता स्थिर रहती है। ध्यान रहेगा सभी को। चलिए, तो अब यहाँ पर देखें ज़रा क्या होगा, अगर इस समय जो है प्रवणता m की बात करें तो क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री, tan 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे जो प्रवणता आएगी वो शून्य हो जाएगी। आपको क्या करना है, जो भी भौतिक राशि इसकी प्रवणता आए वो शून्य होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रवणता धनात्मक होगी, फाइनाइट धनात्मक, लेकिन एक समान होगी, ठीक है, स्थिर रहेगी। इस केस में प्रवणता स्थिर परंतु एक समान होगी, परंतु एक समान। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर m की वैल्यू 1090 आ गई। 1090 को अपरिभाषित कहते हैं, तो ये ध्यान रहे कि ये प्रवणता अपरिभाषित है, अपरिभाषित। लेस देन 90 का मतलब होता है ऋणात्मक, क्योंकि 1090 जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये ऋणात्मक प्रवणता को प्रदर्शित कर रहा है। एक बार हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि क्या होता है। अब ये जगह जगह जहाँ कहीं भी हम प्रवणता लिख रहे हैं तो ध्यान रहे, प्रवणता की जगह आप फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में कौन सी राशि पढ़ेंगे, तो ध्यान रहे आपको हमेशा y अक्ष का मात्रक बटे x अक्ष का मात्रक ऐसा पढ़ना है। x अक्ष का मात्रक, ये चीज़ पढ़नी है आपको। तो जहाँ जहाँ प्रवणता लिखी वहाँ ये मात्रक लेंगे। जैसे मान लीजिए एक बड़ा कॉमन सा एक उदाहरण ले लेते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने वेग को समय के साथ खींचा है। वेग को समय, कोई गाड़ी चल रही है, उसका वेग समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है वो खींचा गया है। तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे। अब देखिए, अगर ये लाइन जो है कई तरीके से हो सकती है। मान लीजिए कि ये वाली लाइन जो है वो इस तरीके से, ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। हो सकता है कि ये लाइन इस तरीके से हो जाए, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। हो सकता है कि ये तीसरी वाली लाइन इस तरीके से हो जाए, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। और ये भी हो सकता है कि ये जो लाइन आवे वो इस तरह से आ जाए, ये चौथा ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, एक एक करके आइए समझते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, पहले को ज़रा ध्यान दें। पहले वाले में प्रवणता शून्य है, पहले इसकी प्रवणता निकाल लीजिए। वेग का मात्रक मैंने बताया मीटर प्रति सेकंड होगा और समय का मात्रक होगा सेकंड, तो इसका मतलब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड भागे सेकंड, और कुल मिलाकर के ये चीज़ क्या आ गई, त्वरण आ गई। ठीक है, क्या आ गई, त्वरण आ गई। तो जहाँ जहाँ प्रवणता लिखेंगे उसकी जगह यहाँ त्वरण लिखेंगे। तो जीरो, पहला वाला केस क्या था, उसमें बात करी थी शून्य प्रवणता। क्या लिखा था पहले वाले में, शून्य प्रवणता, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्य, और प्रवणता लिखने के बजाय उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, त्वरण। तो पहला वाला ग्राफ किसका है, शून्य त्वरण का। दूसरा वाला ग्राफ देखिए, इस पे यहाँ पर है और इसमें हमने लिखा है स्थिर प्रवणता, यानी कि एक समान त्वरण, एक समान किंतु अशून्य, ये भी लिखना जरूरी है, ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समान
त्वरण, और वो भी कैसा है, अशून्य। इसके बाद तीसरा ग्राफ कौन सा है, तीसरा ये वाला है। तीसरा ग्राफ यहाँ पे चौथे पे बना हुआ था, और ये लिखा है ऋणात्मक त्वरण, यानी कि क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। और चौथा ग्राफ ये वाला है जिसमें कह रहे हैं अपरिभाषित है, तो ये वाला ग्राफ जो है वो असंभव हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता। अनंत त्वरण के लिए हमें अनंत बल लगाना आवश्यक है, न्यूटन का नियम है। उस नियम की बात आगे चल के करेंगे। फिलहाल बच्चों इस पूरी स्लाइड में आपने ये देखा कि हम लोग पहले प्रवणता की बात किए, और फिर प्रवणता की जगह भौतिक राशि कौन सी रखनी है वो इस सूत्र से आपको मालूम चल जाएगी। तो इस सूत्र को लगाना ना भूलिएगा, और मात्रक सबके तैयार कर लीजिए। आइए अब इन्हीं ग्राफ को थोड़ा आगे चल के और पढ़ते हैं। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्राफ सरल रेखी ही आएँ। कुछ ग्राफ कर्व्ड भी होते हैं, यानी वक्र भी होते हैं। और वक्र में दो तरीके के ग्राफ होते हैं, एक ऐसा जिसकी प्रवणता बढ़ती जा रही है, इस तरीके से दोनों ही ग्राफ ऐसे हैं जिनकी प्रवणता बढ़ती जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप के एग्जाम्पल हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रवणता घटती जाती है, जैसे ये वाला ग्राफ जो है, इसकी प्रवणता जैसे जैसे आप एक्स अक्ष पे आगे बढ़ रहे हैं घटती जा रही है। ये ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है, तो प्रवणता घटती जा रही है। ये वैसे गणित में परवलयाकार ग्राफ कहे जाते हैं, और वहाँ पर आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे। बस केवल एक बात याद रखिएगा कि इस प्रकार के ग्राफ की ढलान समझ गए ना, प्रवणता यानी कि स्लोप एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। या तो प्रवणता बढ़ती जाती है ग्राफ 1 तथा 2, या फिर घटती जाती है। और ये हो गया ग्राफ 3 तथा 4। ये वाला ग्राफ 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, और ये वाला हमारा 4 हो गया। तो इस तरीके से आपको इन ग्राफ के बारे में, ये असमान प्रवणता वाले ग्राफ है, इनके बारे में आपको अध्ययन ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, एक समान गति में जो ग्राफ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः वो ग्राफ जो हैं वो 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है वेग समय ग्राफ। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण समय ग्राफ। तो इस तरीके से 3 ग्राफ होते हैं, विस्थापन समय, वेग समय और त्वरण समय, जिसमें ये पहले वाले 2 ज़्यादा कॉमन हैं, जिनका कि प्रयोग लगभग लोग करते हैं। अंतर क्या है, ये पहला वाला जो है वो होता है वाई अक्ष, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है एक्स अक्ष, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपके सामने विस्थापन समय ग्राफ होगा तब क्या होगा, तो वाई अक्ष पे आ जाएगा विस्थापन, कुछ जगह पर एक्स भी लिखा होता है केवल, और एक्स अक्ष पे आपको मिलेगा समय, जहाँ पे कई बार टी भी लिखा होता है। मात्रक जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो ये हमारा विस्थापन समय का ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ हम लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी वेग समय ग्राफ है। तो वो वेग और समय का ग्राफ आप किस तरह से बनाएंगे, वाई अक्ष पे आपको वेग लिखना है और एक्स अक्ष पे आपको समय लिखना है। तो एक्स अक्ष पे हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे समय लिख दिया, समय मतलब टी। यहाँ पे मात्रक भी लिखा हुआ होता है। इसके अलावा तीसरा ग्राफ जिस पे हम लोग वाई अक्ष पे त्वरण यानी कि ए को लिखते हैं, और एक्स अक्ष पर फिर से समय यानी कि टी को लिखते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ग्राफ हमको बनते हैं, 3 ग्राफ हमें पता चलते हैं।
इसके अलावा एक ग्राफ कभी कभी दूरी समय का भी होता है, लेकिन वो कम पूछा जाता है क्योंकि दूरी से संबंध केवल चाल का है और चाल से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बन पाते। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, विस्थापन समय ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे। विस्थापन मैंने बताया था आपको कि गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है और ये कहा जाता है कि विस्थापन का मान समय के साथ सदैव बढ़ता है। दिशा बदल सकती है, दिशा दूसरी हो सकती है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है x और यहाँ पे लिख दिया t और ब्रैकेट में कर दिया सेकेंड, तो मतलब आप समझ गए। अब अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ इस तरह का है, a से b बिंदु तक है, तो आप क्या कहेंगे ये विस्थापन क्या है। ये ग्राफ गति के बारे में क्या टिप्पणी दे रहा है। तो अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका कोण x अक्ष से ढलान कितना है। तो x अक्ष से ढलान 0 है, इसका मतलब इसका स्लोप कितना हो गया। स्लोप हो गया tan 0 यानी कि 0, 0 मतलब हो गया 0। उसके बाद हमको लिखना है प्रवणता का मात्रक। तो प्रवणता का मात्रक कैसे निकालेंगे, y अक्ष का मात्रक बटे x अक्ष का मात्रक। प्रवणता का मात्रक निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा y अक्ष का मात्रक यानी कि विस्थापन का मात्रक। बस ये प्रक्रिया समझ लीजिए, किसी भी स्तर का सवाल होगा आप लगा पाएंगे। और भाग किससे करेंगे, x अक्ष के मात्रक से यानी समय के मात्रक से। बताइए y अक्ष का मात्रक क्या है, उन्होंने दिया है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये दोनों चीज़ें मिला के क्या बनता है, वेग। तो जहाँ कहीं भी प्रवणता है वो प्रवणता एक्चुअली क्या है, वेग है। और इसकी प्रवणता कितनी है, 0 प्रवणता आपने निकाली है, 0 प्रवणता निकाली है। और प्रवणता की जगह आपको उस प्रवणता ना पढ़ के क्या पढ़ना है, वेग। तो ध्यान रहे ये जो वस्तु है उसका वेग जो है वो 0 है, यानी यह विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो ग्राफ है वो किसका है, विराम अवस्था का है, क्योंकि यहाँ पर समय के साथ विस्थापन परिवर्तित नहीं हो रहा है। जब आप इस ग्राफ को सही से पढ़ने लग जाएंगे तब आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पर x का मान समय के साथ बिल्कुल बदल नहीं रहा है। समय बढ़ रहा है लेकिन x वही है, यानी कि गाड़ी रुकी हुई है, एक समान एक ही अवस्था में वो वस्तु है। आइए ज़रा दूसरा ग्राफ इसी में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर से विस्थापन है और यहाँ पर हमारे पास समय है t। इस बार जो ग्राफ है उसको हमने यहाँ से लिखा है, ये वाली लाइन मान लीजिए, ये C बिंदु हो गया या इसको O कहते हैं, O से D तक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये फिर से विस्थापन समय का ही ग्राफ है, तो इसकी प्रवणता तो हम पहले निकाल चुके हैं। इसकी प्रवणता हमेशा जो है वो वेग के बराबर होती है। इसका कोण थीटा है और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। इसका मतलब जो tan थीटा आएगा वो धनात्मक आएगा। तो इस ग्राफ के लिए जो प्रवणता है, प्रवणता का अशून्य परंतु धनात्मक मान प्राप्त होगा। धनात्मक मान, अशून्य किंतु धनात्मक मान प्राप्त होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी प्रवणता जो है वो वेग है, यानी कि वस्तु अशून्य या धनात्मक परंतु एक समान वेग से। एक समान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरल रेखा की प्रवणता मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक समान होती है। तो वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। तो वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु। ठीक है, इस ग्राफ से ये पता चल रहा है। दूसरी बात है, इसको देखें, जब t 0 था उस समय x 0 है, t 0 पर x 0 है, इसका मतलब है कि ये विरामावस्था से आरंभ की है, यानी कि विराम से, ये रेस्ट से एकदम स्टार्ट की है। उस पर बात आगे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। विस्थापन समय में दो ही तरह के ग्राफ जो हैं वो संभव हैं, लेकिन वेग समय में कई तरीके के ग्राफ संभव होते हैं। यहाँ पर वेग आता है और यहाँ पर समय यानी कि t आता है, जिसका कि मात्रक होता है सेकंड, और वेग का मात्रक हम लोग लिखते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
इसमें कई ग्राफ आते हैं। जैसे पहला ग्राफ अगर हम लें तो यहाँ पर फिर से उसी तरीके से चलेंगे। थीटा इक्वल टू 0, एक ग्राफ ये बन गया हमारा, ये ग्राफ एक आ गया, थीटा इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? दूसरा ग्राफ हमने ले लिया कि थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये लाइन आ गई। तीसरा ग्राफ हमने ले लिया थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि अब की बार जो लाइन आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। ये देखें, ये वाला कोण जो है वो ग्रेटर देन 90 है, ऑब्ट्यूस एंगल है। और एक और है जिसको कि हम लोग ये लिख रहे हैं, ये चौथा ग्राफ है। आइए देखते हैं एक एक करके। बिंदु ए और बी, इनको अगर आप देखें तो सबसे पहले आप फिर से निकाल लें प्रवणता का मात्रक क्या होगा। प्रवणता का मात्रक, प्रवणता का मात्रक हो जाएगा वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। दोनों को अगर हल करेंगे तो आएगा मीटर प्रति सेकंड की घात 2, और ये मात्रक होता है त्वरण का। तो पहली बात, इस पूरे ग्राफ में आपको ये समझ में आ रहा है कि सभी ग्राफ में त्वरण एक समान है। पहले वाले में प्रवणता शून्य है, प्रवणता शून्य है। इसका मतलब जो वस्तु है वो शून्य त्वरण से गतिमान है, शून्य त्वरण का ग्राफ है। इसी को हम लोग कहते हैं एक समान वेग, एक समान वेग। इस ग्राफ में जो प्रवणता है m जिसको कहते हैं, उसका मान tan थीटा के बराबर है, और यह मान tan थीटा का जो मान आ रहा है वो हमेशा अशून्य किंतु एक समान होगा। तो ये वाली जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से गतिमान है। हालांकि ध्यान रहे ये त्वरण अशून्य है, पीछे वाले में भी एक समान त्वरण था लेकिन वो शून्य था। यहाँ पर 90 अंश से बड़ा कोण हो गया है, इसलिए मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक त्वरण एक समान, फिर से हर बार एक समान इसलिए आ रहा है क्योंकि सभी ग्राफ हमारे सरल रेखा हैं। इसको हम लोग कहते हैं मंदन। अब देखिए ये ग्राफ नंबर 4 जो है वो 2 जैसा ही लग रहा है लेकिन थोड़ा भिन्न है। क्या? यहाँ पर जो वस्तु है, यहाँ पर जो वस्तु थी वो विराम से आरंभ की थी, क्योंकि शुरुआत में वेग 0 था, विराम से आरंभ। लेकिन यहाँ पर जो है वो विराम से आरंभ नहीं है, ये कुछ वेग है उसका। जिस समय समय शून्य है उस समय भी कुछ वेग है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रहे ये भी क्या है, एक समान त्वरण से गतिमान, एक समान त्वरण से गतिमान, ठीक है। किंतु आरंभिक वेग अशून्य है, किंतु प्रारंभिक वेग अशून्य। और यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग था वो शून्य, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक लग रहा है गाड़ी में, उसका वेग समय के साथ लगातार घटता चला जा रहा है, उसका समय जो है बढ़ता जा रहा है और वेग घटता जा रहा है। मंदन का मतलब होता है ब्रेक लगना। सवाल आता है जैसे एक समान त्वरण से एक दिशा में कोई वस्तु गतिमान है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अभी पिछले वाले में बताया है हमने, एक समान त्वरण से गतिमान, एक दिशा में कोई वस्तु गति कर रही है तो मान लीजिए उसका हमको वेग समय ग्राफ निकालना है। तो कैसा हो सकता है? अब वो ग्राफ किस तरह का हो सकता है? वो ग्राफ कैसा भी हो सकता है। वो ग्राफ ये भी हो सकता है एक समान त्वरण के लिए, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है एक समान त्वरण के लिए, ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है एक समान त्वरण के लिए। तो या तो पहला ग्राफ होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा। तो पहला वाला ग्राफ में क्या है, एक समान किंतु शून्य त्वरण, एक समान किंतु
शून्य त्वरण। दूसरा वाला ग्राफ है एक समान किंतु अशून्य त्वरण, अशून्य त्वरण। और तीसरा वाला जो है वो एक समान मंदन, एक समान मंदन। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के ग्राफ इसमें हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें ये सारे ग्राफ अलग अलग दिखाने चाहिए। ये पहला ग्राफ हो गया हमारा v का t के साथ, ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया, ये पहला अलग अलग लिखने चाहिए। अब वहाँ पर हमने एक ही डायग्राम पेस्ट कर रखा था, इसलिए हमने एक में ही बना दिया। वैसे ये सारे ग्राफ हमको अलग अलग बनाने चाहिए थे। और ये तीसरा हो गया मंदन के लिए, दिक्कत नहीं है कोई। एक समान मंदन के लिए ग्राफ कैसा होगा मैंने वहीं पर आपको बता दिया। वेग समय ग्राफ अगर बनाया जाए तो मंदन के लिए हम लोग इस तरीके से देते हैं। यहाँ पर देखें थीटा का मान 90 अंश से बड़ा है, और याद रहे जब m का मान tan थीटा होता है और थीटा ग्रेटर दैन 90 होता है तो tan थीटा का मान ऋणात्मक होता है। ये त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे। तो केवल कोण देख करके आपको बता देना है कि इसकी प्रवणता जो कि त्वरण है तो वो कैसा है। त्वरण सबसे पहली बात एक समान है क्योंकि सरल रेखा है, त्वरण एक समान क्योंकि ग्राफ सरल रेखा है। और दूसरी बात है उसी के साथ साथ वो ऋणात्मक भी है क्योंकि सरल रेखा का जो झुकाव है वो 90 अंश से अधिक है। मान लीजिए कि एक समान वेग से एक दिशा में कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके ग्राफ कैसे हो सकते हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। एक समान वेग से गति कर रही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग से गति कर रही है, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ है। और ये देखिए पहला ग्राफ तो यही हो गया, एक समान वेग से गति कर रही है। अगर यही विस्थापन का समय के साथ कोई ग्राफ खींचेगा तो एक समान वेग के लिए उसको ऐसा होना चाहिए। ये भी एक समान वेग का ही ग्राफ हो गया, ठीक बात है, समझ में आ रही है बात। एक समान वेग का मतलब हो गया त्वरण का मान 0 होना चाहिए, त्वरण 0। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है इसमें तो साफ दिख रहा है त्वरण 0 है, लेकिन दूसरे वाले ग्राफ में आप देखो तो वेग का मान एक समान है क्योंकि इसकी प्रवणता जो है, ध्यान दें, प्रवणता जो है वो वेग ही है और प्रवणता हमेशा समान होती है, इसलिए वेग यहाँ पे एक समान मान लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि किसी भी वेग समय ग्राफ से विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रहे कि वेग समय ग्राफ से विस्थापन समय अक्ष पर घेरा गया कुल क्षेत्रफल होता है, कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर देखिए एक रेखा ली है ए बी और उसको क्या किया है ए बी सी ओ। दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में क्या हो रहा है बताइए, समलंब बना है, समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ही वस्तु द्वारा तय विस्थापन होगा, वस्तु द्वारा तय विस्थापन होगा। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे
समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो इस तरह से जो मान लीजिए कि ये किसके बराबर होगा, विस्थापन, विस्थापन को एस लिख दिया। समांतर भुजाओं का योग, तो इस समलंब की समांतर भुजा एक यू मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि वेग के पदों में पढ़ी जाएगी, और दूसरी कितनी है, वी है, तो ये हो गया यू प्लस वी। और बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो ये समय t के बराबर है, ऐसा दिया गया है, तो इंटू टी करेंगे। तो ये इस तरीके से अगर कोई आंकिक प्रश्न भी हो जिसमें आपको अलग अलग अंक दिए गए, तो आप यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई अब एक समान वेग के लिए नहीं, लेकिन एक दिशा में गति हो रही है, तो उसके कुछ ग्राफ कैसे हैं। एक दिशा में गति के ग्राफ, जैसे मान लीजिए कि बस की गति है। बस कैसे चलती है, एक स्टॉपेज में, नॉन स्टॉप बस की बात कर रहे हैं, तो एक स्टॉपेज से चलना प्रारंभ करती है, फिर एक समान वेग से अपने वेग को बढ़ाती जाती है, अधिकतम वेग आने के बाद एक समान वेग से गति करती है, और फिर वो ब्रेक लगा करके अपनी गति को क्या करती है, धीमा करती है। तो ये देखें, ये जो ग्राफ आएगा, इस ग्राफ में 3 भाग हैं। पहला भाग जो है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। दूसरा भाग दिखा रहा है एक समान वेग, 3 रेखाएं हैं उसमें क्योंकि, और तीसरी रेखा दिखा रही है एक समान मंदन। तो इस तरीके से हम लोग किसी बस की गति का ग्राफ ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि बस को बहुत जल्दी से कोई दूरी तय करनी है, तो फिर ध्यान रहे महत्तम विस्थापन के लिए ये ग्राफ बनता है, यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस अगर किसी को कवर करनी है तो ये क्षेत्रफल मैक्सिमम है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने के लिए यह ग्राफ है। तो एक न्यूनतम समय में तय की गई अधिकतम दूरी। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ ये भी हमने आपको बताया, और एक ग्राफ ये भी बताया। ये वाला ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका गया, उसके लिए भी यही ग्राफ होगा, या ऊर्ध्वाधर फेंकी गेंद का ग्राफ, ऊर्ध्वाधर, तो एक मिनट, वो नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर में ग्राफ बदल जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। ऊर्ध्वाधर अगर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा, एक मिनट उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे डाल दे रहे हैं सी, कह रहे हैं गुरुत्वाधीन, है ना, गुरुत्वाधीन गति, यानी किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया है। जब इस तरह से किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका वेग समय के साथ घटता है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होता है। तो ये वाला ग्राफ, इसमें क्या होता है, इसमें पहले मंदन होता है, बाद में त्वरण होता है। जब गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो मंदन रहेगा, मंदन वो भी एक समान, और उसके बाद फिर जो है वो त्वरण काम करना शुरू करेगा, और वो भी क्या रहेगा, एक समान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज की कक्षा यहीं ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।